हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 4, ठीक है। और आपका उसमें जो सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग, ठीक है। तो आपको जैसे पता है कि भाई हम लोग जो है CUET की जो तैयारी है रीजनिंग की, वो हम प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने अभी तक 3 प्रैक्टिस टेस्ट जो है सॉल्व कर लिए हैं। और केवल सॉल्व नहीं किया, उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया उस टॉपिक को हमने समझा, ठीक है ना, कि भाई उसके और क्वेश्चन वो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वो टॉपिक में कैसे क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की, ताकि कम समय में आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो सके। अब ये जो है चौथे प्रैक्टिस टेस्ट की जो पहली क्लास में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है ना। CUET का जो जनरल टेस्ट वाला पार्ट है उसमें आपके रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। 25 रीजनिंग के, 25 जनरल मैथ के और 25 जनरल नॉलेज के, ठीक है। टोटल 75 क्वेश्चन होंगे। आपको 60 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट में, ठीक है, जिसमें से 25 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं। तो रीजनिंग कम समय में कैसे अच्छे से तैयार कर पाए, वो सबसे अच्छा तरीका यही है कि टेस्ट पेपर के माध्यम से, ठीक है ना, आप हर एक क्वेश्चन को समझें और उस टॉपिक को समझें और आसानी से आप जो है आपकी रीजनिंग भी तैयार हो जाएगी। इसलिए मैंने एक ही बार में पूरा का पूरा प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व नहीं कराया, क्योंकि ये करा तो 2 से ढाई घंटे का पूरा वीडियो, तो फिर आप बोर होने लगते हैं, अरे सर अब तो बहुत हो गया। इसलिए मैं उसको पार्ट में करा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में 10 to 12 क्वेश्चन, ठीक है ना। सेकेंड पार्ट में जितने बचे, टोटल 25 क्वेश्चन का सेट लेके चल रहे हैं, ताकि आपको ये भी क्लियर हो कि हाँ भाई 25 क्वेश्चन आएंगे और उनको करना कैसे है, ठीक है। तो टॉपिक भी क्लियर, क्वेश्चन भी क्लियर, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले वाले में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज शुरुआत करेंगे 11वें क्वेश्चन से, 11वें क्वेश्चन से। और ये देखिए आपके सामने है 11वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है, क्वेश्चन में क्या हमें करना है, और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट दिया गया है, कथन दिया गया है, और फिर आपका कंक्लूजन दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सिलोगिज्म टॉपिक से, ठीक है ना, जिसे हम हिंदी में कथन निष्कर्ष भी कहते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, फिर कंक्लूजन दिया गया है। आपको जो आंसर है वो देना है A, B, C और D के आधार पे। A कब देना है, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, तो A देना है। सेकंड देना है इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, तो B देना है। इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, तो आंसर C देना है। और इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो, तो आंसर D देना है। क्लियर है। तो आंसर जो आप देंगे वो A, B, C, D के माध्यम से देंगे, ठीक है। अब सबसे पहला काम, जो स्टेटमेंट है, अपने दिमाग में इस चीज को बैठा लीजिए कि जो स्टेटमेंट है, ठीक है ना, सिलोगिज्म में जो आपका स्टेटमेंट दिया जाता है वो 100% आपका सही होता है। स्टेटमेंट के साथ हम कोई बहसबाजी नहीं कर सकते। जो भी स्टेटमेंट कहेगा वो 100% क्या होगा, आपका सत्य होगा, ठीक है ना। स्टेटमेंट के साथ कोई बहसबाजी नहीं चलेगी, ठीक है ना। स्टेटमेंट के साथ कोई बहसबाजी नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, ऐसा तुमने क्यों कहा, ऐसा तुमने क्यों किया, ये सब कुछ भी स्टेटमेंट सुनने वाला नहीं है। स्टेटमेंट जो कहेगा वो 100% सही होगा, ठीक है ना। अब स्टेटमेंट के आधार पे आपको निकालना है कंक्लूजन, तो कंक्लूजन भी 100% शुद्ध और सही होना चाहिए। जैसे एक बात समझो कि एक कहते हैं ना, इसको कहते हैं हमने हिंदी में न्याय निगमन भी कहते हैं। तो आपके साथ यदि कोई भी न्याय होता है तो क्या 50% आप मान्य कर लेंगे क्या? आप कहेंगे नहीं, मुझे 100%। भाई जब न्याय हो तो ऐसा हो कि इसमें किसी की दूसरे की दखलंदाजी नहीं चाहिए। तो वही चीज यहां पर भी है, कंक्लूजन जो होगा वो 100% जब सही होगा तभी उसको सही माना जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर जो है, जो आपका स्टेटमेंट देगा कहेगा
उसको तो हमेशा हमें 100% सही मानना ही है। अब अगर हम सिलोगिज्म की बात करते हैं तो सिलोगिज्म में आपके 3 वर्ड मेन होते हैं। कौन कौन से? एक वर्ड होता है सम, ठीक है ना, अर्थात कुछ के लिए। एक होता है ऑल, और तीसरा होता है नो एनी, ठीक है ना, नो एनी अर्थात कोई नहीं। ये 3 वर्ड मेन है। अगर हम डायग्राम की बात करें तो जैसे स्टेटमेंट अगर मैं ले लेता हूं और कहा जाए कि सम ए आर बी, सम ए आर बी, तो इसका जो डायग्राम है कुछ ऐसा आप बनाते हैं सम के लिए। सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, सम ए आर बी के लिए कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनता है। तो जब भी सम की बात होगी आप इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे। अब देखो दूसरी बात आपको याद रखें, जितनी आपसे बात कही जाए, जो आपको मालूम है उसके बारे में तो आप 100% कह सकते हैं। जो चीज़ आपको नहीं पता है, जो चीज़ आपको नहीं मालूम है, उसके बारे में आप 100% नहीं कह सकते। जैसे एक बात जरा समझो, मैंने कह दिया कि मैंने आपसे इतना बताया कि सम ए आर बी, दूसरे एक व्यक्ति ने पूछा कि इसका कंक्लूजन क्या ये होगा कि सम ए आर बी? आपने कहा बिल्कुल यार, इतना ही मुझे बताया गया है। भाई दूसरे व्यक्ति ने एक ने पूछा कि यार इस फिगर का कंक्लूजन ये होगा क्या कि सम बी आर ए? आपने कहा बिल्कुल होगा। भाई जब सम ए आर बी है, ए बी को कुछ जानता है, ये मुझसे बता दिया गया, तो बी भी ए को कुछ जानता है, ये भी बात सही है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई यार क्या ये बताओ, क्या ये सही होगा कि ए बी को कुछ नहीं जानता, सम ए आर नॉट बी? तो तुमने कह नहीं सकते, क्योंकि इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। भाई जितना पार्ट है उतना तो सही है, लेकिन जितना पार्ट बचा है वो ए को वो पार्ट ए वाला बी को जानता है कि नहीं जानता? कांट से मैं नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता। तो जितनी जानकारी आपको दी जाती है उतने के आधार पर ही आपको निष्कर्ष निकालना है। तो निष्कर्ष भी अगर उतनी जानकारी के आधार पे आपको निष्कर्ष जो 100% सही निकलेगा वही सही होगा। जो आप नहीं कह सकते, जिसके बारे में आपको नहीं पता, वो 50% है, वो 100% नहीं है। जैसे अगर मैं कह दूं कि कुछ भी ए नहीं हो सकते, कुछ भी ए नहीं हो सकते, तो आप कहेंगे हाँ ये बात सही है। भाई कुछ ए भी नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटी तो है ना, है कि नहीं ये क्लियर नहीं है। जैसे मैं कहता हूं कुछ ए बी नहीं है, ये तो 100% वाली बात हो गई। तो आप कहेंगे भाई अब तुम कैसे कह रहे हो, आप इसको कैसे कह रहे हैं? क्योंकि आपको तो केवल कथन में ये बताया गया है ना, सम ए आर बी, कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी नहीं है, ये हम 100% नहीं कह सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि कुछ ए बी नहीं हो सकते, कुछ बी ए नहीं हो सकते, पॉसिबिलिटी 100% है। क्लियर, समझ में बात आई? तो सम के लिए आप इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे। अगर कभी भी ऑल की बात आती है, जैसे कह दिया जाए ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, तो आप इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे। ऑल ए आर बी, आप इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे। सभी ए बी है, पूरा का पूरा जो ए का सर्कल है वह बी के अंतर्गत आएगा, तो ये बनेगा ऑल के लिए, ऑल ए आर बी। अब इसमें एक बात और समझ लीजिए, जो आपका छोटा सर्कल है वह बड़े सर्कल में सम और ऑल दोनों पार्ट आता है। अर्थात जो है अगर कहा जाए कि सम ए आर बी तो भी सही है, ऑल ए आर बी तो भी सही है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखना है कि जो छोटा सर्कल होता है वो बड़े सर्कल में कुछ और सभी दोनों पार्ट आता है, लेकिन जो बड़ा सर्कल होता है वो छोटे सर्कल में केवल कुछ पार्ट आता है। अगर मैं कहूं कि सभी बी ए हैं, ये गलत है, लेकिन अगर मैं कहूं कि कुछ भी ए हैं तो ये सही होगा। या फिर आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जब हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, जब हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो सम और ऑल दोनों सही होते हैं, और जब हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो केवल आपका सम सही होता है, ऑल सही नहीं होता। क्लियर है? तो आप इस प्रकार से भी इसको याद रख सकते हैं कि जब हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो सम भी आपका सही होता है और ऑल भी आपका सही होता है, लेकिन जब हम जो है बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो आपका सम तो सही होता है, सम तो आपका सही होता है, लेकिन ऑल आपका गलत होता है।
ऑल बी आर ए ये आपका गलत है। क्लियर है। लास्ट में अगर मैं बात करूं, जैसे स्टेटमेंट आपका आ जाता है कि नो ए आर बी, नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, तो ये हो गया ए का सर्कल और ये हो गया बी का सर्कल। ए और बी के बीच कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। तो नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है, तो इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा। जब कोई ए बी नहीं है तो कोई भी ए नहीं है, तो नो बी आर ए ये आपका सही होगा। तो कुछ ये समझ में आए कि डायग्राम कैसे बनाना है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनेगा। किसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनेगा? स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। स्टेटमेंट जो कहेगा वो 100% शुद्ध और सही है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट जो भी कह रहा है उसकी बातों को हमेशा आपको क्या मानना है? सही मानना है। तो अब जरा आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखो स्टेटमेंट के आधार पे हम बनाते हैं डायग्राम। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। पहला दिया गया कि ऑल गर्ल्स आर बॉयज, सभी लड़कियां लड़के हैं। दूसरा कह रहा है कि सम बॉयज आर इडियट्स, कुछ लड़के बेवकूफ हैं। तो निष्कर्ष पहला है कि ऑल इडियट्स आर गर्ल्स, सभी बेवकूफ गर्ल्स हैं। दूसरा कह रहा है कि ऑल बॉयज आर गर्ल्स, सभी लड़के लड़कियां हैं। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया शुरुआत में कि आंसर आपको ए बी सी डी के अकॉर्डिंग ही देना है। एग्जाम में भी इसी प्रकार से लिख करके आएगा, ठीक है ना। दूसरी बात दिमाग में बात और आती है, सर क्या स्टेटमेंट दो ही आएंगे क्या? क्या दो से ज्यादा नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, 4 5 6 जितने चाहे उतने हो सकते हैं। कंक्लूजन भी जितने चाहे उतने हो सकते हैं, 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ये कोई जरूरी नहीं कि नहीं दो ही होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 जितने चाहे उतने हो सकते हैं। क्लियर है। तो अब यहाँ पर देखो, अगर हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं तो क्या क्या सभी लड़कियां लड़के, ऑल गर्ल्स आर बॉयज। तो आपने यहाँ पे एक गर्ल्स का सबसे पहले सर्कल बनाया, ये हो गया गर्ल्स, ऑल गर्ल्स आर बॉयज, तो ये हो जाएगा बॉयज, सभी लड़कियां लड़के हैं, ऐसा डायग्राम बनेगा। दूसरा क्या कहेगा, सम बॉयज आर इडियट्स, कुछ लड़के बेवकूफ हैं। तो इडियट का सर्कल ऐसे बनेगा, ऐसे, ये बनेगा इडियट का सर्कल, ठीक है ना। ये किसका सर्कल बनेगा? इडियट का। मेरी बात समझ में आई। ऑल गर्ल्स आर बॉयज, इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। सम बॉयज आर इडियट्स, ऐसे बनेगा। क्योंकि भाई जो बॉयज का पार्ट है केवल उसी को इडियट टच करेगा, गर्ल्स से उसका कोई लेना देना नहीं है। अब जरा आ जाइए अपने निष्कर्ष पर। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है? ऑल इडियट्स आर गर्ल्स, सभी बेवकूफ गर्ल्स हैं। अब एक चीज देखो, क्या इडियट और गर्ल्स में कोई रिलेशन है क्या? जो डायग्राम आपने बनाया है, जो जानकारी आपको दी गई है स्टेटमेंट में, उसके अकॉर्डिंग क्या इडियट और गर्ल्स में कोई रिलेशन है? आपने कहा नहीं। जो जानकारी हमको है उसके अकॉर्डिंग इडियट और गर्ल्स में कोई रिलेशन नहीं है। जब रिलेशन नहीं है तो फिर निष्कर्ष क्या होगा? आपका गलत होगा। निष्कर्ष क्या है आपका? गलत है। भाई देखो ना, इस गर्ल्स और इडियट में, हाँ बॉयज और इडियट में है तो वो भी सम का रिलेशन है। अगर ये कहता कि भाई ऑल बॉयज आर इडियट तो बात अलग होती कि भाई देखो गर्ल्स रहती हैं किसके घर में? बॉयज के घर में, बॉयज रहते हैं इडियट के घर में, तो बात अलग हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, गर्ल्स तो रहती हैं बॉयज के घर में, लेकिन बॉयज का कुछ हिस्सा इडियट से टच है और इस इडियट का गर्ल्स से कोई लेना देना नहीं, इसलिए पहला तो गलत। दूसरा जो क्या कह रहा है? ऑल बॉयज आर गर्ल्स, सभी लड़के लड़कियां हैं। अब देखो ऑल बॉयज आर गर्ल्स, मैंने अभी आपको बताया है कि जब इस प्रकार से डायग्राम बनता है और आप बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो आपका सम सही होता है, लेकिन ऑल आपका गलत होता है। लेकिन यही जब आप जो है अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो सम भी आपका सही होता है और ऑल भी आपका सही होता है। तो यहां पर देखो, यहां बाहर से आप अंदर की तरफ आ रहे हैं, ऑल बॉयज आर गर्ल्स, तो जब कह रहा है ऑल बॉयज आर गर्ल्स तो ये भी क्या है आपका? गलत। सम अगर लगा होता तो बिल्कुल सही होता, सम बॉयज आर गर्ल्स ये आपका सही होता। सभी लड़के लड़कियां हैं ये गलत है, क्योंकि बड़ा सर्कल छोटे सर्कल में कुछ पार्ट आता है, तो दोनों के दोनों गलत। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी आपका सही होगा। इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, ना तो पहला ना दूसरा अनुसरण करता है, कि दोनों के दोनों ही आपके क्या हैं? गलत है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया कैसे करना है? तो सबसे पहले डायग्राम के
स्टेटमेंट के आधार पे डायग्राम बनाना है और फिर हमें जो है उसके आधार पे कंक्लूजन निकालना है। ठीक है ना, जितनी जानकारी है उतना ही हमें बताना है। जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है ना, ना तो ये कह सकते कि नहीं है, हाँ तो इसलिए तो कह रहा हूं कि पॉसिबिलिटी 100% सही होगी, लेकिन ये कहना कि नहीं 100% ये सत्य है, ये गलत है। क्लियर है, गलत है 100%, ये भी गलत है, तभी तो बीच में लटका हुआ ना, आधार में लटका हुआ है। ठीक है, तभी तो पॉसिबिलिटी में जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जरा डिस्कस करते हैं। ये भी देखिए आपसे पूछा गया है किससे, सिलोगिज्म से। ये भी क्वेश्चन आपसे सिलोगिज्म से पूछा गया है, न्याय निगमन से पूछा गया है। ठीक है ना, तो सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है। स्टेटमेंट है कि ऑल चाइनीज आर ड्रॉप्स, सभी चीनी बौने हैं। सम ड्रॉप्स आर इंडियंस, कुछ बौने भारतीय हैं। अब निष्कर्ष आपसे कह रहा है पहला कि सम ड्रॉप्स आर चाइनीज, कुछ बौने चीनी हैं। दूसरा है कि सम ड्रॉप्स आर नॉट इंडियंस, कुछ बौने भारतीय नहीं हैं। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा, ए बी सी और डी में से। ठीक है ना, आपको जो आंसर देना है वो इन्हीं ए बी सी डी में देना है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट के आधार पे हम बनाते हैं इसका डायग्राम। तो क्या कह रहा है, ऑल चाइनीज आर ड्रॉप्स, सभी चीनी बौने हैं, तो ये हो जाएगा आपका चाइनीज। ठीक है ना, ये सर्कल हो जाएगा आपका चाइनीज का, चाइनीज। तो ये सर्कल हो जाएगा आपका चाइनीज का, ये सर्कल हो जाएगा आपका ड्रॉप्स का। ठीक है ना, ये बन गया। तो ऑल चाइनीज आर ड्रॉप्स इस प्रकार से बनेगा, सभी चीनी जो है क्या है, बौने हैं। तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है जरा देखो, सम ड्रॉप्स आर इंडियंस, कुछ बौने भारतीय हैं। तो आपने कहा कि ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, इंडियंस वाला ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना, ये इंडियन हो जाएगा, ये इंडियंस हो जाएगा, यही तो डायग्राम बनेगा। ठीक है ना, अब जरा देखो, अब आ जाओ अपने निष्कर्ष पे। पहला क्या कह रहा है, पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सम ड्रॉप्स आर चाइनीज, कुछ बौने चाइनीज हैं। ठीक है ना, कुछ बौने चीनी, बिल्कुल सही है। देखो आपको पता है, मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जब इस प्रकार से डायग्राम आपका बनता है और जब हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो आपका सम भी सही होता है और आपका ऑल भी सही होता है। लेकिन जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो आपका सम तो सही होता है लेकिन ऑल आपका गलत होता है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि सम ड्रॉप्स आर चाइनीज, कुछ बौने चीनी हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बड़े सर्कल से आप छोटे सर्कल की तरफ जा रहे हैं, अर्थात बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं और सम की बात कर रहा है, तो बिल्कुल 100% सही है। तो पहला तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है सम ड्रॉप्स आर नॉट इंडियंस, कुछ बौने भारतीय नहीं हैं। अब देखो यही बात आ गई कि भाई कुछ हैं, हमको जानकारी क्या दी गई है, सम ड्रॉप्स आर इंडियंस, कुछ बौने भारतीय हैं। तो कुछ भारतीय बौने नहीं हैं कि हैं, इस बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। तो ये तो फिर बात 50% की आ गई कि भाई हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है ना, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो इसलिए जो है जब 50% की आ गई तो 50% का तो यहाँ कोई चांस नहीं है, तो 100% होना चाहिए। 50% है तो फिर पॉसिबिलिटी में जाइए। जैसे ये होता है कि सम ड्रॉप्स आर नॉट इंडियंस इज ए पॉसिबिलिटी, तो फिर सही होता कि हाँ भाई ये सही हो सकता है, तब तो फिर पॉसिबिलिटी में चला आता, पॉसिबिलिटी में आपका सही हो जाता। लेकिन अगर आप यहाँ पे 100% की बात करें तो नहीं, यहाँ पे हमें इतनी जानकारी है कि सम ड्रॉप्स आर इंडियंस, कुछ बौने भारतीय हैं। तो कुछ भारतीय बौने नहीं हैं, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो फिर वो गलत है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, केवल पहला सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो समझ में आया कि कैसे आपको सिलोगिज्म के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, कैसे आप बहुत आसानी से डायग्राम को बना करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं सिलोगिज्म के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं भाई।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है जो है सिलोगिज्म से, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपका न्याय निगमन से पूछा गया है। क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं पहले। स्टेटमेंट आपका दिया है, दो स्टेटमेंट दिए गए, फिर दो कंक्लूजन दिए गए हैं। स्टेटमेंट है पहला कि ऑल साइंटिस्ट आर इसेंट्रिक, सभी वैज्ञानिक सनकी हैं। दूसरा है अभिनव इज इसेंट्रिक, अभिनव सनकी है, ठीक है ना। तो कंक्लूजन है पहला कि अभिनव इज ए साइंटिस्ट, अभिनव एक वैज्ञानिक है। दूसरा का सम साइंटिस्ट आर इसेंट्रिक, कुछ वैज्ञानिक सनकी हैं। अब आपको बताना है कि भाई ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है स्टेटमेंट के आधार पे डायग्राम को बनाना। तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ऑल साइंटिस्ट आर इसेंट्रिक, ऑल साइंटिस्ट आर, सभी वैज्ञानिक क्या है, सनकी है। तो ऑल साइंटिस्ट आर इसेंट्रिक, तो यहां पे देखो ऐसे आपने ये साइंटिस्ट बना दिया, ये बना दिया आपने साइंटिस्ट, ठीक है ना, साइंटिस्ट। ऑल साइंटिस्ट आर इसेंट्रिक, ये हो जाएगा आपका इसेंट्रिक, ठीक है ना, इसेंट्रिक। सभी वैज्ञानिक क्या है, सनकी हैं। दूसरा अभिनव इज ए इसेंट्रिक, तो अभिनव किसके अंतर्गत आएगा, अभिनव आएगा इसके जो है इसेंट्रिक, इसको ऐसे बना लेते हैं, देखो अभिनव आएगा इसेंट्रिक के अंतर्गत, ऐसे बनाते हैं। ये हो जाएगा आपका इसेंट्रिक का जो है, ये हो जाएगा आपका इसेंट्रिक का, इसेंट्रिक का सर्कल, ठीक है ना। ऑल साइंटिस्ट आर इसेंट्रिक, ये हो जाएगा साइंटिस्ट, साइंटिस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और कह रहा अभिनव इज इसेंट्रिक, यहां पे अभिनव हो जाएगा, अभिनव सनकी है, अभिनव हो गया, ठीक है ना। अब ये तो डायग्राम बन गया आपका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑल साइंटिस्ट आर इसेंट्रिक, तो इसेंट्रिक के अंतर्गत सभी देखो साइंटिस्ट हैं, ठीक है। अभिनव इज ए इसेंट्रिक, अभिनव सनकी है। अब देखो एक चीज बताओ कि हैं तो दोनों इसके अंतर्गत, लेकिन क्या अभिनव और साइंटिस्ट में कोई रिलेशन है, क्या नहीं है। अभिनव और साइंटिस्ट में कोई रिलेशन नहीं है। जब रिलेशन नहीं है तो कंक्लूजन नहीं होगा। भाई जब रिलेशन ही नहीं है, कुछ हमें कथन में बताया ही नहीं गया अभिनव और साइंटिस्ट के बारे में, हम इतना कहा गया कि भाई सभी वैज्ञानिक सनकी हैं, अभिनव सनकी है। अब देखो कंक्लूजन क्या कह रहा है, पहला कंक्लूजन अभिनव एक वैज्ञानिक है, नहीं ये तो गलत है भाई। अभिनव एक वैज्ञानिक है ये बात तो बिल्कुल गलत है। अभिनव इज ए साइंटिस्ट, बात गलत, क्यों, क्योंकि अभिनव और साइंटिस्ट में कोई रिलेशन नहीं है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। आप ये मत सोचिए, ऐसे मत सोचिए कि सर ये तो इसेंट्रिक के अंदर साइंटिस्ट भी है, अभिनव भी है, तो अभिनव साइंटिस्ट हो जाएगा, नहीं, दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। नो रिलेशन नो कंक्लूजन। तो जब रिलेशन नहीं, हमें उनके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, तो फिर आपका जो है आप कैसे कर सकते हैं कि भाई अभिनव साइंटिस्ट, अभिनव साइंटिस्ट नहीं भी तो हो सकता है, कंडीशन तो दोनों हो भी सकता है, ठीक है ना। तो हो सकता है लेकिन है नहीं, इसलिए पहला गलत। दूसरा क्या है, सम साइंटिस्ट आर इसेंट्रिक, कुछ वैज्ञानिक सनकी हैं, हाँ ये बात सही है, दूसरा आपका सही है। सम साइंटिस्ट आर इसेंट्रिक, कुछ वैज्ञानिक सनकी, ये बात सही है। क्योंकि देखो भाई छोटा सर्कल बड़े सर्कल में सम और ऑल दोनों पार्ट आता है, तो अगर सम लगा है तो भी सही है, ऑल लगा है तो भी सही है। अगर ये होता कि ऑल साइंटिस्ट आर इसेंट्रिक है तो आपका जो है वही कह रहा है स्टेटमेंट, तो ऑल और सम दोनों सही हैं, तो ये आपसे कंक्लूजन कर रहा है कि सम साइंटिस्ट आर इसेंट्रिक, ये भी आपका बिल्कुल 100% सही है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा कि इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, पहला तो आपका गलत है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आपसे सिलोगिज्म से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे सिलोगिज्म से पूछा गया है, ये चौथा क्वेश्चन है सिलोगिज्म का, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी जरा रीड करते हैं। देखिए स्टेटमेंट दिया गया आपका कि ऑल कार्स आर कॉस्टली, सभी कार महंगी हैं। दूसरा है नो कार इज ब्लैक, कोई कार काली नहीं है। तो कंक्लूजन है पहला कि सम कार्स आर कॉस्टली, कुछ कारें महंगी हैं। सम कार्स आर नॉट ब्लैक, कुछ कार काली नहीं है। अब आपको बताना है कि इन चारों में आपका कौन सा सही आंसर होगा। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका जो है डी होगा।
तो सबसे पहला काम क्या है आपका? सबसे पहला काम है जो है स्टेटमेंट के आधार पे डायग्राम को बनाना। तो सबसे पहला काम क्या है आपका? जो है स्टेटमेंट के आधार पे डायग्राम को बनाना। देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ऑल कार्स आर कॉस्टली। कैसे बनाएं? सभी कार क्या है? महंगी। तो ये कार्स हो गई और ये सर्कल हो गया कॉस्टली का, ठीक है ना। ये सर्कल किसका हो गया? कॉस्टली, ठीक है। तो ऑल कार्स आर कॉस्टली, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? नो कार इज ब्लैक, नो कार इज ब्लैक, नो कार इज ब्लैक, कोई भी कार काली नहीं है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा कि भाई ऑल कार्स आर कॉस्टली, जो कार का सर्कल है पूरा का पूरा कॉस्टली के अंतर्गत आएगा, और नो कार्स इज ब्लैक, कोई भी कार काली नहीं है। अब जरा आते हैं कंक्लूजन में। पहला क्या कह रहा है? कह रहा है कि सम कार्स आर कॉस्टली, कुछ कारें महंगी हैं। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो छोटा सर्कल होता है वह बड़े सर्कल में कुछ और सभी दोनों पार्ट आता है, ठीक है ना भाई। अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो आपका सम भी सही होता है और आपका ऑल भी सही होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो आपका सम तो सही होता है लेकिन ऑल आपका गलत होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो पहला आपका बिल्कुल सही है, पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही है कि सम कार्स आर कॉस्टली, कुछ कारें महंगी हैं। तो पहला कंक्लूजन 100% सही। दूसरे की जरा बात करते हैं, सम कार्स आर नॉट ब्लैक, कुछ कार काली नहीं है। तो भाई देखो स्टेटमेंट कह रहा है कोई कार काली नहीं है। जब कोई भी कार काली नहीं है तो फिर कुछ कार भी काली नहीं है, तो दूसरा भी आपका क्या है? सही है। सम कार्स आर नॉट ब्लैक, जब कह रहा है कि कोई भी कार काली है ही नहीं, तो फिर सम नॉट भी आपका वहां पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सम कार आर नॉट ब्लैक, बिल्कुल सही बात है। जब कोई काली नहीं है तो कुछ भी काली नहीं है, तो इसलिए जो है यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? दूसरा भी जो है आपका सही हो जाएगा आपका कंक्लूजन। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका सी। इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, दोनों आपके निष्कर्ष पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं, तो दोनों के दोनों आपके सही हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं भाई किस चैप्टर से पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपसे कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया है, ठीक है ना। कोडिंग डिकोडिंग की बात जैसे ही आती है तो बात आती है अल्फाबेट की, और जैसे ही बात अल्फाबेट की आती है तो बात होती है A to Z की, और जैसे ही बात A to Z की होती है तो बात होती है 1 to 26 की। क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब भी बात अल्फाबेट की आए तो आपको उसके कोड के माध्यम से ही अल्फाबेट के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो एक बार जरा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कोड की, ठीक है ना। हर क्लास में मैंने आपको कोड बताया था कि कोड आपको याद हो जाए, लर्न हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए। जैसे आपको पता है कि भाई अगर अल्फाबेट की बात करते हैं तो सबसे पहले A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर आएगा आपका E, फिर क्या आएगा आपका E, F, G, फिर आएगा आपका H, I, J, K, L, M, N, O, फिर आएगा आपका P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y एंड ये हो गया आपका Z। ओके, अगर मैं इनके कोड की बात करूं तो देखो A1, B2, C3, D4, E5, F आपका हो जाएगा 6, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ठीक है ना, F6, G7, ठीक है, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, ठीक है ना, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25,
Z26। ठीक है, कुछ शॉर्टकट फार्मूले भी होते हैं जिसके द्वारा आप इनके कोड को निकाल सकते हैं, जैसे कि इजोटी होता है, सिफ्लोरॉक्स होता है। सिफ्लोरॉक्स इसमें 3 के अंतराल पे अल्फाबेट लिए जाते हैं, CFILORU X। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको किसी फार्मूले की जरूरत ही ना पड़े, आपको हर एक अल्फाबेट का कोड मुंहजबानी याद हो, ताकि आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाए, बहुत आसानी से और कम समय में। दोनों चीजें, आसानी से भी हो जाएगा और कम समय में भी हो जाएगा। ठीक है ना, ये लिखने की आपको पेपर में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको कागज में सबसे पहले आपने क्या किया, अल्फाबेट के कोड लिख लो, जरूरत ही नहीं। हमको दिमाग में इस चीज को हटा देना है कि नहीं हम एग्जाम में लिख लेंगे, हम इसको याद करेंगे, दिमाग में बैठाएंगे। दिन में 2 बार पढ़ो 100%, एक बार मेरे साथ एक बार अपने से, 100% आपको याद हो जाएगा, 100%। जैसे मैंने आपको अभी देखो लिख के बताया सब कुछ, अब एक बार आपका रिवीजन करा देता हूं। A1 B2 C3 D4 E5 E5 F6 G7 H8 I9 J10 K11 L12 M13 N14 O15 P16 Q17 R18 S19 T20 U21 V22 W23 X24 Y25 Z26। तो आपको ये क्रम के अलावा रैंडमली भी याद होना चाहिए। किसी ने पूछा U21 V22 Q17 N14 M13, एक बार जरा रिवर्स में याद कर लेते हैं। देखो Z26 Y25 X24 W23 और V22 U21 T20 S19 R18 और आपका जो है Q17 P16 O15 N14 M13 L12 K11 J10 और आपका I9 H8 G7 और आपका जो है F6 E5 D4 C3 B2 A1। तो ये कोड जब आप लर्न करेंगे दिन में 2 बार, तो अपने आप सारे कोड याद हो जाएंगे, जिसके माध्यम से आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। कैसे, देखो उसको समझो। ये तो हो गए कोड की बात। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसान है, आसान भी है, टफ भी है। आसान कब है, जब उसके मेथड को आप पहचान जाए। टफ कब है, जब मेथड नहीं निकाल पाएंगे, हम वहीं पर फंसे रह जाएंगे। अब जैसे यहां पर देखो कहा गया कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज प्रॉपर PROPER इज कोडेड एज UWT UJW। तो व्हाट विल बी द कोड फॉर EXTRACT इन द सेम कोड लैंग्वेज। एक निश्चित कोड भाषा में प्रॉपर को UWT UJW लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एक्सट्रैक्ट के लिए क्या कूट होगा। अब आपको देना है आंसर कि ABCD में कौन सा आंसर होगा। तो आपको करना क्या है कि जो शुरुआत में आपको दिया गया है प्रॉपर को ये लिखा जाता है, यहां से आपको निकालना है क्या मेथड, उसमें क्या अप्लाई किया गया है, क्या ऐसा वहां पे रूल अप्लाई किया गया जिससे प्रॉपर को ये लिख दिया गया। और जो मेथड आप वहां से निकालेंगे सेम वही मेथड आपको एक्सट्रैक्ट में अप्लाई कर देना है। मेथड जो निकलेगा वो एक सीक्वेंस में कुछ ना कुछ प्लस माइनस होगा। ऐसे नहीं होगा पहले प्लस का 1 फिर प्लस का 11 फिर प्लस का जो है 9 फिर इसका माइनस का जो है 15, ऐसा नहीं। एक सीक्वेंस बने, जैसे आप सीरीज पे पढ़ते हैं कि भाई 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो यहां भी एक सीक्वेंस बनता है उनके बीच अंतर का। ठीक है, उनके बीच कुछ जो है प्लस हो रहा होगा, कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होगा, या उनकी अपोजिट की बात होगी। अब सर ये अपोजिट क्या होता है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अपोजिट, जब अपोजिट की बात आती है तो यहां पर जब हम बात करते हैं अपोजिट की, तो आपकी जो अल्फाबेट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट पार्ट A से M, सेकेंड पार्ट N से Z। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट के, सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट के अपोजिट होता है। डेफिनेशन एक लाइन की है, जो 2 अल्फाबेट आप लेते हैं उनके जो कोड हैं उनको जब हम आपस में ऐड करेंगे तो उनका टोटल सम जो है आपका 27 होना चाहिए। और जब उनका सम 27 हो जाएगा तो वे एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। जैसे A का कोड 1, Z का 26, तो 1 और 26 कितना हो गया 27, तो A का अपोजिट Z, B का Y। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट जो आपका A से M वाला पार्ट आएगा उसमें आपको शुरुआत से लेना है अल्फाबेट,
जो आपका लास्ट वाला पार्ट आएगा सेकेंड वाला, उसमें आपको लास्ट से लेना है। तो ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, ठीक है ना, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन, सारे के सारे अपोजिट हो गए, 26 लेटर हो गए। क्लियर है? अब जरा देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, इसको सबसे लिखने का तरीका समझते हैं। देखो प्रॉपर पहले लिख लेते हैं, एक एक अल्फाबेट अलग अलग लिख लीजिए। पी, फिर आपका आर, फिर ओ, फिर है आपका पी, ई, और फिर है आपका आर। अब देखो दूसरा काम क्या करेंगे, इसको क्या लिखा गया है, तो हर एक अल्फाबेट के नीचे एक अल्फाबेट लिखिए। यू लिखा गया, फिर डब्ल्यू लिखा गया, डब्ल्यू के बाद फिर आपका टी लिखा गया, फिर यू लिखा गया, फिर आपका जे लिखा गया, फिर आपका डब्ल्यू लिखा गया। ठीक है ना? अब जरा एक काम करिए, सारे कोड लिख लीजिए, ऊपर जो अल्फाबेट लिखे हैं उनके भी और जो नीचे अल्फाबेट लिखे हैं उनके भी। तो जरा कोड लिखते हैं, देखिए। तो P का कोड कितना होता है, आपने कहा 16, R का 18, O 15, P 16, E 5 और R 18। ओके। U 21, W 23, T 20, U 21, J 10 और W 23। अब देखिए, अब जरा यहां पर समझिए, अब यहां 16 लिखा है, यहां 21 लिखा है, तो भाई प्रॉपर को ना ये लिखा गया है, तो हम इधर से 16 को 21 कैसे लिखा जाएगा, 18 को 23 कैसे लिखा जाएगा, 15 को 20 कैसे लिखा जाएगा। इस प्रकार से जब यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो 16 में कितना प्लस कर दें, 16 प्लस का 5 21, 18 प्लस का 5 23, 15 प्लस 5 20। देखो हम कहीं भी अल्फाबेट की बात कर ही नहीं रहे, हम अल्फाबेट का नाम ही नहीं ले रहे, हम तो यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, उसके नंबर की। कितनी आसानी से आप कर पाएंगे। 15 में 5 जोड़ा 20 आ गया, 16 में 5 जोड़ा 21 हो गया, 5 में 5 जोड़ा 10 हो गया, 18 में 5 जोड़ा तो आपका 23 हो गया। कितना आसानी से देखिए आ गया। तो मेथड क्या मिला, मेथड क्या मिला, सब में आपको प्लस का 5 करना है, सब में आपको प्लस का 5 करना है। और एक बार जब मेथड आपको मिल जाता है ना, तो अगर आपसे 10 लेटर का वर्ड भी पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? हाँ, ये बात जरूरी नहीं कि जितने वर्ड आपको ऊपर दिए गए हों उतने ही वर्ड आपसे पूछे जाएं, उससे कम ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो आप देखिए आपसे पूछा गया है एक्सट्रैक्ट, तो यहां पे देखो आपको दिया गया है EX T RACT। तो यहाँ पे E के कोड की बात करें तो E का कोड कितना है 5, X का 24, T का 20, R 18, A1, C3 एंड T 20। क्या करना है, मेथड क्या है, सब में 5 प्लस होगा, तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका 10, तो 10 में क्या आ जाएगा आपका J। 24 प्लस 5 कितना हो जाएगा 29, 24 प्लस 5 कितना हो जाएगा 29। अब देखो जेड के आगे फिर से आपको ए मिलेगा, जेड के आगे फिर से आपको ए मिलेगा, तो भाई 26 पे हो गया आपका जेड, 27, 28, 29, तीसरा अक्षर फिर से क्या हो जाएगा आपका सी, तो यहाँ पे सी आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? जेड के आगे ए के पीछे जेड। ठीक है? तो 24 प्लस 5 29, तो सी आ जाएगा। यहाँ पे 5 प्लस करेंगे तो वाई आ जाएगा, 25 में वाई आता है। 18 प्लस 5 23, 23 में डब्ल्यू आता है। ठीक है ना? 5 1 6, 6 में आपका एफ आता है, और 5 3 8, 8 में आपका एच आता है, और 20 5 25, 25 में आपका वाई आता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा JCY WFHY, JCY WFHY। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। JCY है, नहीं ऑप्शन ए नहीं होगा, JCY है, JYC नहीं है, JCY है, इसको ऐसा हटा दो भाई, JCY। तो ऑप्शन ए तो गलत है क्योंकि इसमें JYC है, ए गलत है। JCY ठीक है, WF ये भी गलत है, JCY ये भी गलत है, JCY WFHY, ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है ना?
तो आंसर भी सही लगाना है, ऐसा जल्दबाजी में आंसर गलत लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस चैप्टर से पूछा गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको जो है कोडिंग डिकोडिंग से ही पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन करा कि इन अ सर्टेन कोड FATHER इज कोटेड एज HCVJGT, तो व्हाट विल बी द कोड फॉर HUMANITY द सेम लैंग्वेज। एक निश्चित कोड भाषा में फादर को HCVJGT लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ह्यूमैनिटी का कोड क्या होगा, बताइए भाई। JWODPKVA होगा कि JWOCPKAV होगा कि JWOPCKVA होगा कि JWOCPKVA होगा। तो बहुत ही समानता है यहाँ पे, हर एक ऑप्शन में बहुत ध्यान से आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो फादर FATHER, फादर को क्या लिखा गया है, फादर को लिखा गया है HCHCVJGT। अब जरा कोड लिख लीजिए, देखिए F का कोड 6, A का 1, T20, H8, E5 एंड R80। नीचे के अल्फाबेट लिखिए H8, C3, V22, J10, G7, T20। ओके, अब जरा मेथड निकालिए। देखिए तो 6 को 8 कैसे लिखा गया, 1 को 3 कैसे लिखा गया, ठीक है ना, 20 को 22 कैसे लिखा गया, 8 को 10 कैसे लिखा गया, 5 को 7 कैसे लिखा गया, 18 को 20 कैसे लिखा गया। तो जैसे ही आप कोड की बात करते हैं, अपने दिमाग से अल्फाबेट को बगल कर दीजिए बिल्कुल भी, भैया तुम हटो अब यहां से, तुम्हारा काम हो गया खत्म। अब सारा कंसंट्रेट जो अपना दिमाग है उसको कंसंट्रेट कर दीजिए इसके अल्फाबेट के कोड पर। तो अब देखिए अगर मैं बात करूं कि भाई 6 को 8 कैसे लिखा गया, आपने कहा बहुत सिंपल, प्लस का 2 कर दीजिए, 1 को 3 प्लस का 2, 20 को 22 प्लस का 2, 8 को 10 प्लस का 2, 5 को 7 प्लस का 2 और 18 को 20 तो प्लस का 2, सब में प्लस का 2 हो रहा है। तो यहाँ अब देखो यहाँ से मेथड निकला है, सब में प्लस का 2 करना है। तो आपसे पूछा गया है HUMANITY। तो देखो जरा H का कोड कितना है आपका 8, U का 21, M13, A1, N14, I9, T20, Y25। कितना प्लस करना है, प्लस का 2। तो 8 + 2 कितना आ जाएगा आपका 10। 10 किसका होता है, J का। 21 + 2 23, 23 होता है W का। 13 + 2 15, 15 होता है आपका O का। 1 + 2 तो 3, 3 होता है आपका C का। 14 + 2 16, 16 होता है P का। 9 + 2 तो 11, 11 होता है K का। 20 + 2 22, 22 होता है V का। और 25 + 2 27, 27 होता है A का। 26 पे आपका Z आ जाएगा, 27 में फिर से आपका A आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा JWOC, JWOC। तो JWOC में देखो भाई ये गलत, OD है और ये गलत। अब जरा B और D में चेक करो, तो JWOC के बाद आपका P आएगा, PKVA, तो VA आएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि B और D में एक ही लास्ट में अंतर है, AB होगा कि BA होगा, तो BA होगा, AB नहीं होगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं भाई किस चैप्टर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिया गया है डायरेक्शन टेस्ट से। किससे लिया गया, डायरेक्शन टेस्ट से, दिशा परीक्षण से, ठीक है। तो दिशा परीक्षण की बात जैसी आती है तो आपको पता है कि भाई टोटल आपकी 4 डायरेक्शन मेन होती हैं, लेकिन रीजनिंग में हम टोटल 8 डायरेक्शनों के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। होती आपकी 4 डायरेक्शन है जो मेन डायरेक्शन है, लेकिन हम यहां पर टोटल 8 डायरेक्शनों की बात करते हैं। 4 डायरेक्शन मेन और 4 उसकी मिडिल डायरेक्शन।
जैसे कि अगर हम बात करें यहां पर, तो ये देखो ये आपकी 4 डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होती है, ये 4 डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होती है, ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया, और ये चारों डायरेक्शन यहाँ पे आपस में इस सेंटर पॉइंट के द्वारा कनेक्टेड होती है, ठीक है ना, इस सेंटर पॉइंट के द्वारा कनेक्टेड होती हैं। ये दिशा कौन सी होती है आपकी, ये दिशा कौन सी होती है, ईस्ट, ये दिशा कौन सी होती है आपकी, वेस्ट, ये दिशा कौन सी होती है आपकी, नॉर्थ, और ये दिशा कौन सी होती है आपकी, साउथ, ठीक है, क्लियर है। और अगर हम 4 डायरेक्शनों की बात करें तो 2 आपकी यहाँ पर हो जाएंगी, 2 ये हो जाएंगी, ठीक, और 2 आपकी ये हो जाएंगी, 2 आपकी ये हो जाएंगी। तो ये देखो, अब देखो ये मिडिल डायरेक्शन है ना, ये मिडिल डायरेक्शन है, ये इन दोनों के बीच की डायरेक्शन है। तो जब ये जो है इनके दोनों के बीच की डायरेक्शन है, तो ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट, ये क्या हो जाएगी, साउथ ईस्ट, ठीक है ना। ये आपकी साउथ है, ये वेस्ट है, तो ये क्या हो जाएगी, साउथ वेस्ट। ये आपका नॉर्थ और ये वेस्ट है, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये आपका नॉर्थ और ये ईस्ट है, तो ये मिडिल डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। तो ये टोटल 8 डायरेक्शन होती हैं। अगर मैं यहाँ पर जो है बात डायरेक्शन में करूँ तो 2 चीजें आपकी इंपॉर्टेंट आपके लिए होती हैं, एक इनके बीच का एंगल और दूसरा लेफ्ट राइट कैसे लिया जाएगा। तो अगर हम इनके बीच के एंगल की बात करें तो कोई ये पूरा का पूरा जो ये एंगल है पूरा ना, ये आपका 90 डिग्री का होता है, ये पूरा का पूरा एंगल आपका 90 डिग्री का होता है। तो कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो ये सर्कल है वो हो जाएगा आपका 360 डिग्री का, कितने का, 360 डिग्री का होता है। ये पूरा का पूरा जो आपका सर्कल है वो 360 डिग्री का होगा। तो अगर किसी एक व्यक्ति का चेहरा किसी भी एक दिशा में है, अगर वो 360 डिग्री घूम जाता है तो फिर से उसका चेहरा उसी डायरेक्शन में हो जाएगा, क्लियर है। दूसरी बात जो है, जो मिडिल डायरेक्शन है 90 डिग्री को 45 में डिवाइड कर देता है, ठीक है, कितने में, 45 में डिवाइड कर देता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल दो फॉर्म में होते हैं, 90 और 45 के फॉर्म में। 45 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल ही आपके जो है डायरेक्शन में होता है। इनके जो है इनको आपस में जोड़ने पे 135 डिग्री का एंगल बन जाता है, 90 + 45 135, फिर 180, फिर इसके बाद आपका 225, फिर 270, फिर 315 और फिर 360, क्लियर है। दूसरी बात हम करते हैं यहाँ पर जो है इसका लेफ्ट राइट कैसे लेंगे। तो इस बात को आप याद रखो कि जब क्लॉकवाइज आप चलते हैं, ये होता है क्लॉकवाइज, ये होता है क्लॉकवाइज और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये है आपका क्लॉकवाइज, ठीक है ना, ये क्या है आपका क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा। तो क्लॉकवाइज में हमेशा आप क्या लेंगे, राइट। और जब बात एंटी क्लॉकवाइज की आएगी, जब बात एंटी क्लॉकवाइज की आएगी, एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा, तो आप लेंगे लेफ्ट, ठीक है। तो क्लॉकवाइज में राइट और एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा क्या होता है, लेफ्ट होता है, ठीक है। जैसे आपका चेहरा ईस्ट में है, आपका चेहरा ईस्ट में है और जब आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये तो क्लॉकवाइज होगा ना, तो इधर आपका क्या होगा, इधर आपका राइट होगा, आर से राइट, और इधर आपका लेफ्ट होगा, एल से लेफ्ट। इसी प्रकार से जब आप यहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे तो ये देखो इधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज होगा तो लेफ्ट होगा, इधर की तरफ क्लॉकवाइज होगा तो ये राइट होगा। आप आके यहाँ खड़े हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज तो लेफ्ट, ऊपर की तरफ आपका राइट होगा। यहाँ पे आप खड़े हो जाएंगे तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा राइट, और इधर की तरफ हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज तो हो जाएगा लेफ्ट। तो क्लॉकवाइज में हमेशा क्या लेंगे, राइट, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या लेंगे आप, लेफ्ट। बातें सारी क्लियर हैं। दूसरी बात, जब आपसे डायरेक्शन में दूरी पूछी जाती है तो अगर उस डायग्राम को बनाने का तो उसमें राइट एंगल बन रहा है तो वहां पे आप लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर प्लस जो है बेस का स्क्वायर, ठीक है। अगर नहीं बन रहा राइट एंगल तो आपको वहां पर जो है पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्लियर। इतनी सारी बातें क्लियर हैं। अब जरा आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के आधार पे हम बनाते हैं डायग्राम। देखो डायग्राम बनाना कहां से स्टार्ट करेंगे, सेंटर पॉइंट से।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि सुनील ट्रेवल्ड 25 मीटर स्ट्रेट टूवर्ड्स द नॉर्थ, then he took a left turn and moved another 20 meter. After that he took a left turn and moved 50 meter straight. Okay, then he turned to his right and moved another 20 meter. How far is he from the starting point? सुनील 25 मीटर सीधे उत्तर की ओर जाता है और फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है और सीधे 50 मीटर चलता है। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर और चला। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? तो देखें जरा, यहां पर ये हो गया सेंटर पॉइंट, ये हो गया सेंटर पॉइंट। उत्तर कहाँ है? नॉर्थ का ऊपर की तरफ होता है ना, तो ऊपर उत्तर की तरफ कितना चलता है? 25 मीटर। तो सुनील जो है यहां से चलना स्टार्ट करता है। जब भी आप डायग्राम बनाए हमेशा सेंटर पॉइंट से ही बनाएंगे, ठीक है ना। और नॉर्थ ऊपर की तरफ है तो ये चला गया सुनील। और दूरी का बहुत बड़ा रोल होता है आपके डायरेक्शन में, आपको ध्यान रखना है। तो ये दूरी आपने मानी कितनी? 25 मीटर। इसके बाद फिर कह रहा है कि बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। देखो ये जा रहा है नॉर्थ में, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो आपका जो है लेफ्ट इधर की तरफ होगा तो ये दूरी चलेगा और ये दूरी है आपकी 25 मीटर। इधर की तरफ चलेगा अर्थात वेस्ट की तरफ जाएगा। किधर जाएगा? वेस्ट की तरफ। और ये दूरी है जो है 20 मीटर, ये दूरी है 20 मीटर, ठीक है ना। इसके बाद फिर से वह बाएं मुड़ता है और सीधे 50 मीटर चलता है। देखो ये जा रहा है वेस्ट में, बाएं कहाँ मुड़ेगा? नीचे की तरफ। 50 मीटर है तो आपने कहा कि अब ये जो है इससे आगे निकल जाएगा, ये इससे आगे निकल जाएगा भाई, चूंकि ये जो दूरी है वो 25 ही है। ये जो दूरी वो कितनी है? 25 है। तो ये जो दूरी है इससे ये जो लाइन है ये जो इससे आगे निकल के चला जाएगा, यहां कहीं आके रुक जाएगा, ठीक है ना। अब ये दूरी कितनी है? ये दूरी है 50 मीटर, ये दूरी है 50 मीटर। फिर कह रहा है कि फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ा और 20 मीटर चला, ठीक है ना। और उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और सीधे 50 मीटर चलता है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। देखो अब ये जा रहा है साउथ में, ये जा रहा है साउथ में। दायां किधर मुड़ेगा? राइट किधर मुड़ेगा? तो आपने कहा क्लॉकवाइज इधर की तरफ। और ये दूरी चला, ये दूरी कितनी है? 20 मीटर। ये दूरी कितनी है? 20 मीटर। ये आपका डायग्राम बनके हो गया तैयार। अब आपसे पूछ रहा है कि अब मुझे बताइए कि वह शुरुआती बिंदु से स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। तो आपने कहा इस लाइन को और थोड़ा सीधा बना लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे बना लेते हैं, ऐसे। अब ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, ये है उसका स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो कह रहा है कि ये दूरी बताइए, आपको ये दूरी बतानी है। यहां से ये उसका लास्ट पॉइंट है, यहां से आपको ये दूरी बतानी है, यहां से आपको ये दूरी बतानी है, ये दूरी बतानी है। तो आपने कहा कि अगर मैं इसको आगे ऐसे बढ़ा दूं और इसको आगे मैं ऐसे बढ़ा दूं तो ये एक राइट एंगल देखो बनेगा। इसको मैंने ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है ना, और इस लाइन को मैंने और आगे बढ़ा दिया तो ये मुझे ये बन गया। और मुझे ये चाहिए, मुझे ये वाली ये जो है इसको मुझे सॉल्व करना है, इसको मुझे पता करना है कि भाई यहाँ से ये दूरी कितनी है, ये दूरी मुझे निकालनी है, ठीक है ना। अब देखो आपको ये राइट एंगल दिख रहा है, लेकिन अब देखो जरा, अगर मैं बात करूं कि इसको मैंने दे दिया ए पॉइंट, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको मैंने बी नाम दे दिया, इसको मैंने सी नाम दे दिया, इसको मैंने ये पॉइंट को डी नाम दे दिया। अब मुझे एडी निकालना है। मुझे क्या निकालना है? एडी। मुझे एडी निकालना है, मुझे एडी फाइंड करना है। एडी क्या है? हाइपोटेनस है। एडी क्या है? आपका हाइपोटेनस है, कर्ण है, ठीक है। अब अगर हम यहां पर देखें तो देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? तो आपने कहा कि यहां से यहां तक की दूरी 25 है, ये 25 मीटर है। तो ए से बी तक की दूरी भी तो 25 होगी, क्योंकि भाई यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 50 है। यहां से यहां तक की दूरी 50 है। जब ये दूरी 25 है तो ये दूरी कितनी होगी? 25 होगी, ठीक है। अब देखो ये दूरी कितनी है? 20 है, तो ये भी तो 20 होगी, बीसी भी तो 20 होगी, ये भी तो 20 होगी। तो अब देखो अगर मैं बात करूं तो ए बी कितना निकल के आएगा? ए बी कितना निकल के आएगा? तो आपने कहा ए बी निकल के आएगा आपका जो है ए बी। ए बी आपका कितना है? 25। ए बी है आपका 25, ठीक है ना। और बी डी की अगर बात करूं तो बी डी हो जाएगा आपका, ये 2 है ना, ये 20 थोड़ा ना है, यहाँ पे ये 2 है, ठीक है ना।
ये कितना है, ये 2 है आपका, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे BD की बात करूँ तो BD हो जाएगा 20 2 22, तो BD कितना हो जाएगा, तो BD आपका हो जाएगा जो है, अगर BD की बात करें तो BD हो जाएगा आपका 22। कैसे, बात क्लियर है भाई। BD बराबर हो जाएगा BC प्लस CD, तो BC कितना है, जब ये 20 है तो ये भी 20 है और ये आपका 2 है तो ये हो जाएगा 22। अब देखो कैसे निकलेगा, तो AD हो जाएगा हाइपोटेनस, तो AD बराबर हो जाएगा रूट में, AD बराबर हो जाएगा रूट में जो है AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आपका जो है बेस का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका जो है 22 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 625 और ये हो जाएगा आपका 22 कितना 484, कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका जो है 5 4 9 और 8 2 10, हासिल आया 1 6 4 10 1 11, ये हो जाएगा आपका 1109, ठीक है। अब इसका जरा निकाले जो है किसका निकलेगा, ये देखो 50 का तो होता नहीं है, 50 का तो होगा नहीं, क्योंकि 50 का जो है आपका 2500 से नीचे ही होगा, तो ये 47.16 मीटर आएगा लगभग। देखो भाई एक चीज समझो, ये कितना है आपका, तो आपने कहा कि ये है 1109, 50 का स्क्वायर होता है आपका जो है 2500, ये संख्या 2500 के नीचे ही तो है, ठीक है। जब 2500 के नीचे है तो यहां पर जो है आपका क्या हो जाएगा, ये जो है 47.16 के लगभग आएगा। क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो फिर ये तो फिर यार इसको भी नहीं होना चाहिए है कि नहीं, 47.16 भी नहीं होना चाहिए, तो गलती तो नहीं कर दी हम लोगों ने। ये आपका कितना है 20 है, अच्छा एक मिनट, ये भी तो 20 था, सॉरी यार, क्योंकि भाई अगर 47 तो अगर ये आता है तो ये तो फिर 40 से नीचे आना चाहिए, तो यहाँ पे हमने गलती कर दी, हम लोगों ने यहाँ पे ये गलती कर दी कि ये आपका 20 ही था, हमने उसको 2 बना दिया था ना, ये 20 था, ठीक है ना, ये 20 था, कोई बात नहीं, बाकी सारी चीज़ें सही हैं, थोड़ा से आंकड़े गलत हो गए उसको सही कर लेते हैं। ये आपका 20 ही था, तो 20 और 20 ये कितना हो जाएगा, ये आपका 40 हो जाएगा, ये आपका 40 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा AD इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा आपका 40 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका जो है 625 प्लस हो जाएगा आपका ये 1600, तो ये आ जाएगा 1625, ये 1625 आएगा, तो आंसर अभी भी आपका वही आएगा 47.16, क्योंकि आपको पता है कि भाई 50 से तो नीचे है, तो जब 50 से नीचे है तो भाई यहाँ पे जो है एक ही आंसर बन सकता है, ऑप्शन बी, ठीक है ना, तो ऑप्शन बी ही, चूंकि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि 45 का आपका स्क्वायर होता है 20-25, ठीक है, तो लगभग में इतना आएगा 47.16, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई किस टॉपिक से पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन भी जो है आपका पूछा गया है किससे, डायरेक्शन टेस्ट से, ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्शन टेस्ट से पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्टार्ट फ्रॉम हिज ऑफिस एंड वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ही देन टर्न्स राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर एंड देन टर्न्स राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर, he then turns right and walk 2 kilometer and then again turn right and walk 2 kilometer. In which direction is he now from the starting point? A अपने कार्यालय से शुरू करता है और 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो आपने कहा बहुत सिंपल, देखिए भाई यहां पे आपको क्या करना है, जैसा क्वेश्चन करा वैसे डायग्राम बना लेना है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो क्या कह रहा है कि ए अपने कार्यालय से चलना शुरू करता है, ए का कार्यालय यहां पर मान लो किस दिशा में चलता है, नॉर्थ में ना, ठीक है ना, 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, तो उत्तर ये है, ऊपर की तरफ उत्तर है, ठीक है ना, तो ये आपका जो है उत्तर की तरफ जाएगा कितना
3 किलोमीटर ये चला गया, ठीक। इसके बाद फिर जो है उत्तर की तरफ जाने के बाद 3 किलोमीटर फिर किधर मुड़ता है। फिर इसके बाद जो है फिर वह ही देन टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। तो राइट ये क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज टर्न करेगा और ये दूरी है 2 किलोमीटर। ओके, ही देन टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर एंड देन टर्न राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर। जा रहा है ईस्ट में 5 किलोमीटर, तो ये आगे निकल जाएगा, ये आगे निकल जाएगा, क्योंकि भाई 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर ज़्यादा होगा ना, तो ये आगे निकलेगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे आके पहुँच गया ये जो है यहाँ से निकला 5 किलोमीटर, ये 3 से आगे निकलेगा, तो यहाँ पे आके पहुँच जाएगा, ठीक, क्लियर। अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ही देन टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। हम लोग यहाँ तक पहुँच गया, ध्यान रखना, ही देन टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। तो फिर से इसका टर्न राइट करता है, 2 किलोमीटर आता है। तो यहाँ पर देखो ये जा रहा है कहाँ, साउथ में। टर्न राइट जब करेगा बिल्कुल बराबर में आएगा, यहाँ पर बिल्कुल बराबर में आके खड़ा होगा, यहाँ पर, यहाँ पे आके खड़ा होगा, ठीक है ना। इसको जरा यहाँ से सॉल्व, यहाँ से खींचते हैं, यहाँ से जो है बिल्कुल बराबर में आके यहाँ पे आके खड़ा होगा, यहाँ पे आके ये खड़ा होगा, ये हो जाएगा यहाँ से जो है। और ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 2 किलोमीटर, तो बिल्कुल बराबर में आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे देखो क्या कह रहा है, एंड देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, ठीक है ना। अगेन टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, फिर से यहाँ पे अब राइट तो तो ऊपर की तरफ ही तो जाएगा, और फिर 2 किलोमीटर जाता है, तो फिर आके यहीं पर तो खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, दक्षिण में है कि उत्तर पूर्व में है कि दक्षिण पूर्व में है कि शुरुआती बिंदु पर। वो शुरुआती बिंदु पर ही है, देखो कैसे भाई, देखो ये 2 किलोमीटर है, ये 5 है, ठीक है ना। और जब इधर गया तो 5 में देखो ये 3 है, तो ये भी तो 3 होगा, और ये जो है इतना, ये इधर वाला क्या होगा, ये 2 होगा, ये 3 और 2 में डिवाइड हो जाएगा। तो जब ये 2 गया तो फिर से तो यहीं पर आ गया भाई, ये टोटल आपका 5 है, ये 3 है, तो ये भी इसके सामने वाला 3 होगा, और जब ये आगे गया तो उतना 2 है, तो ये 2 फिर से तो चला गया, तो फिर से यहीं पर आ गया। तो ही इज एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वह जो है कहां पर है, स्टार्टिंग पॉइंट पर है। क्लियर है, समझ में बात आई। तो वह जो है डायरेक्ट फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर ही आ जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जरा आंसर बताइए भाई क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है लिया गया है, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो चूज द वन दैट बेस्ट रीअरेंज द लेटर गिवन बिलो टू कंस्ट्रक्ट अ मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए नीचे दिए गए अक्षरों को सबसे अच्छी तरह पुनर्व्यवस्थित करता है। अर्थात यहाँ पे कुछ ये जो आपको वर्ड दिए गए हैं इसकी एक नंबरिंग दी गई है, और ए बी सी डी में आपको सीक्वेंस दिया गया है। तो आपको सीक्वेंस बताना है कि सीक्वेंस में इनको लगाया जाए कि इनसे एक मीनिंगफुल वर्ड निकल के आ जाए, मीनिंगफुल शब्द बन जाए। तो यहाँ पे जरा देखो, अगर हम यहाँ पर जो है अब ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपका जो है थोड़ा बहुत वोकैब अच्छा होना चाहिए। दूसरा काम क्या करना है हमें, हम क्या करते हैं जिस क्रम में यहां से शब्द दिए गए हैं उस क्रम में इनको जरा लगाते हैं। भाई ये तो इनकी नंबरिंग दी गई, जैसे E1 पे है, O2 पे है, I3 पे है, फिर S4 पे, फिर S5 पे। अब ये क्रम दिया गया है कि भाई इनको इस क्रम में लगाओ। तो अगर मैं इसको जैसे A के क्रम में लगाता हूं, अगर मैं A में लेता हूं तो सबसे पहले 10, अब 10 के हिसाब से पहले क्या आ जाएगा C, सबसे पहले क्या आएगा C, फिर आ जाएगा 1, तो 1 में आ जाएगा आपका E, ठीक है ना। फिर 9 में क्या आ जाएगा आपका N, 9 के बाद फिर है आपका 5, तो 5 में देखो क्या है, 5 में है आपका S, ठीक है ना। फिर 5 के बाद आपको 2 लेना है, 2 में O आ जाएगा। 2 के बाद आपको 6 लेना है, तो 6 में आपका R आ जाएगा। 6 के बाद आपको क्या लेना है, 4, 7, तो 4 में क्या है आपका S, और 7 में क्या है आपका H, तो S H ले लेना है। इसका 3, 8, तो 3, 8, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है 3, 8, तो 3 और 8, तो 3 में क्या है आपका I और 8 में है आपका P। तो यहाँ पे देखो कोई वर्ड बना क्या, तो आपने कहा कि इसमें तो पहले से ही बन गया सेंसरशिप। देखो क्या बन जाएगा, सेंसरशिप बन जाएगा ना।
तो जब पहले में आपने लगाया, पहले से ही आपको बन गया, तो आपका पहला ही आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब पहला सही होगा तो बाकी को चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है। बात मेरी समझ में आ रही है भाई। यहां पर क्या है, हमको एक मीनिंगफुल वर्ड इनसे बनाना है, ठीक है ना। ये आपको क्रम दिया गया कि इस क्रम में आपका कोई एक क्रम सही है, तो जैसे हमने इसको पहले ही क्रम, भाई हमें नहीं पता कि क्या वर्ड बनेगा, लेकिन जैसे हमने इसमें पहला वाला लगाया तो वहां से एक वर्ड निकल गया सेंसरशिप। तो जब सेंसरशिप बन गया तो भाई सेंसरशिप तो एक मीनिंगफुल वर्ड होता है, तो आपका पहला ही सही हो गया। जब पहला सही हो गया तो बाकी किसी को चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए भाई क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखें क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है इसी पर है, मेकिंग द मीनिंगफुल वर्ड पर ही है, ठीक है। क्वेश्चन है कि फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो चूज द वन दैट बेस्ट रीअरेंज द लेटर्स गिवन बिलो टू कंस्ट्रक्ट अ मीनिंगफुल वर्ड। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए नीचे दिए अक्षरों को सबसे अच्छी तरह पुनर्व्यवस्थित करता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपके अल्फाबेट दिए गए हैं, ठीक है ना, उनको हमें यहाँ पे अरेंज करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखो अगर हम पहले को लेते हैं ए को, तो ए में क्या है आपका 10 4 9, ठीक है ना। ए में क्या है आपका, तो ए में है पहले आपका 10 आएगा, 10 नंबर पे क्या है आपका ओ, फिर आपका क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है ना। 4 पे क्या है आपका आर, फिर आपका क्या है आपका, फिर इसके बाद 9 है, ठीक है ना। तो 9 है आपका बी। अब देखो ओ से एक ऑब्जर्वेशन बनता है, ठीक है ना। अब ओ आर बी से कोई भी एक जो शुरुआत की बात अगर हम करें तो यहां से कोई भी एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनता, इसलिए आपका पहला तो गलत है। पहले से तो मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा। दूसरे की जगह चर्चा कर लेते हैं। 1 के बाद आपका 9 है। अगर हम बी की बात करें, बी की बात करें तो 1 में क्या है आपका ई है, फिर इसके बाद क्या है देखो 1 के बाद क्या आपका 9 है, 9 में क्या आएगा आपका वी आएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपका 11 है, 11 में आपका सी आएगा। अब देखो इनसे भी आपका जो है स्टार्टिंग में जो EVC है इससे भी एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा, तो इसलिए जो है आपका यहां पर बी भी गलत है। अगर हम बात सी की करें तो सी में देखो क्या दिया गया है, सी में है, अगर हम सी की चर्चा करते हैं तो सी में आपका पहले 7 पे आपका आई, फिर आपका 10 पे क्या है आपका ओ। तो अब देखो 2 वावेल आ गए, तो अब 2 वावेल आ गए तो इनके भी शुरुआत से जो है, ठीक है ना, कोई भी एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा आपका। इसके बाद क्या 6 लिया गया तो ओ आई ओ बी, इनसे भी कोई भी एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा, इसलिए ये भी आंसर गलत हो जाएगा। तो अब एक ही बचा डी। अब अगर हम डी को देखें, डी को देखें देखो यहाँ पे क्या वर्ड बन सकता है, जरा देखते हैं भाई। डी की अगर हम चर्चा करते हैं तो डी में दिया सबसे पहले क्या आएगा 7 में क्या है आपका आई, ठीक है ना। फिर आपका है 4 7 4 में आपका ये 4 के 8, तो डबल आर आ जाएगा, डबल आर 7 4 8 फिर 3 9 3 और फिर आपका 9, तो यहाँ पे ई और वी आ जाएगा, ई और वी आ जाएगा। फिर इसका 10 और 11 11 में आपका ओ सी आ जाएगा, ठीक है ना। 2 6 में आपका जो है ए बी आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। फिर आपका 5 1 तो एल ई आ जाएगा, एल ई आ जाएगा। ये बन जाएगा इरेवोकेबल, ठीक है ना। और इरेवोकेबल का मतलब होता है अटल, इसका मतलब क्या होता है अटल होता है, इसलिए आंसर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखते हैं भाई क्या होगा। देखिए ये भी आपका जो है मीनिंगफुल वर्ड ही आपको बनाना है इसमें भी, ठीक है। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो चूज द वन दैट बेस्ट रीअरेंज द लेटर गिवन बिलो टू कंस्ट्रक्ट अ मीनिंगफुल वर्ड। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए नीचे दिए गए अक्षरों को सबसे अच्छी तरह पुनर्व्यवस्थित करता है। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है आपको, कुछ अल्फाबेट दिए गए हैं OUSDRH। अब यहाँ पे देखो नंबरिंग दी गई है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे देखें तो देखो ABCD में से कौन सा आपका सही होगा ये आपको देखना है। तो पहला अगर आपका पहले की बात करें तो पहले दिया है 3 1, ठीक है ना। अब देखो अगर हम फर्स्ट की बात करें
तो यहाँ पे आपका है पहले के हिसाब से क्या बनेगा आपका यस, फिर आपका क्या आएगा 3 के बाद 1 तो ओ आएगा, फिर इसके बाद 4 तो 4 में डी आएगा, ठीक है ना। इसके बाद 6 5 तो एच आर आएगा, एच आर आ जाएगा। इसके बाद 2 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे यू आ जाएगा। तो ये तो कोई वर्ड होते ही नहीं है, तो ये तो गलत है भाई। दूसरे की जरा चर्चा करते हैं बी की। बी में देखो क्या है भाई, बी में सबसे पहले क्या लिया जाएगा 154, तो 154 में 154 तो ओ है, फिर इसके बाद 1 के बाद 54 तो यहाँ पे आर डी। यहाँ से भी कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि ओ आर डी, अब ओ आर डी शुरुआत में किसी मीनिंगफुल वर्ड के आते ही नहीं है, इसलिए यहाँ से भी कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा। तीसरे की अगर हम बात करें सी की अगर हम बात करें, सी में देखो क्या है आपका, सी में जो है आपका क्या है 365 तो यस एच 365 एस एच आर, फिर है आपका 124 तो ओ यू डी, ये है आपका श्राउट का मतलब होता है कफन, तो ये आपका सही आंसर होगा, ये एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए भाई क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा चर्चा करते हैं। यहां से भी आपको एक मीनिंगफुल वर्ड ही बनाना है। फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो चूज द वन दैट बेस्ट रीअरेंज द लेटर्स गिवन बिलो टू कंस्ट्रक्ट अ मीनिंगफुल वर्ड। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए नीचे दिए गए अक्षरों को सबसे अच्छी तरह पुनर्व्यवस्थित करता है। अब देखिए यहाँ पे आपको अल्फाबेट दिए गए TTIIWN। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम पहले की बात करें तो पहले में दिया 3 1, फर्स्ट में दिया गया है 3 1 3 मतलब IT 3 1, फिर दिया गया 4 6 तो IN, फिर दिया गया है IN, ठीक है ना। 5 2 में क्या आ जाएगा आपका WT। अब देखो ये तो कोई मीनिंगफुल वर्ड होता ही नहीं है, ITINWT, ठीक है ना, तो पहला तो आपका गलत है, पहला गलत। दूसरी जरा चर्चा करते हैं बी की जरा चर्चा करते हैं भाई। बी में दिया गया है आपका जो है 154 1 फिर 5 फिर 4 तो ये आ जाएगा आपका जो है TWI, ठीक है। फिर है आपका 632 N, यहाँ पे क्या है आपका 154 और 632 तो ये आ जाएगा आपका NIT, तो ये भी आपका जो है कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, तो ये भी आपका गलत है भाई। अब जरा सी पे आ जाते हैं, सी की जरा चर्चा करते हैं। सी में देखो जरा, सी में क्या है 643 तो ये हो जाएगा आपका N 643 तो NI 643 है ना, तो 6 4 और 3 तो NI फिर से I, ठीक है ना। और फिर क्या है आपका 125 TTW, ये भी कोई मीनिंगफुल वर्ड आपका नहीं होता, इसलिए ये भी गलत। तो अब एक ही आंसर बचा डी, जरा डी को चेक कर लें भाई। डी की देखो, डी में क्या बनेगा आपका, तो 631 तो ये बचेगा आपका 6 3 में है आपका I 1 में है आपका T, तो 6 में N है ना, 6 में है N, फिर आपका 6 3 I, फिर आपका 1 में T, फिर 542 तो 5 में आ जाएगा आपका W, 4 में आ जाएगा आपका I और 2 में आ जाएगा आपका निटबिट मतलब होता है मूर्ख, निटबिट मतलब होता है मूर्ख। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है मीनिंगफुल वर्ड बनाने से ही है। आपको यहाँ पे अल्फाबेट दिए गए हैं अल्फाबेट दिए गए IVOJLA 1 2 3 4 5 6 इनकी नंबरिंग दी गई है। अब आपको बताना कौन सा आपका सही होगा। तो अगर हम यहाँ पे ए की बात करें, देखो तो ए में क्या है, ए में है आपका जो है 4 3 2 1 4 3 तो J फिर O, ठीक है ना, 4 3 2 1 तो V फिर I 2 1 फिर इसके बाद 5 6 तो LA 5 6 में ये आ जाएगा। तो अब यहां पर देखो ये कोई मीनिंगफुल जो भी एल होता है
JOVIAL हो जाएगा। तो अगर हम यहां पर देखें जो भी मतलब खुशी होती है, देखो यहां पे अगर हम बी की चर्चा करें तो जाएगा J, फिर इसके बाद आपका क्या आ जाएगा 432, तो 432 तो JOB ही है, ठीक है ना। 165 होगा, 165 मतलब IAL, जोवियल मतलब होती है खुशी, ठीक है ना। तो ये आपका मीनिंगफुल वर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। आपका ए सही नहीं है, क्या सही है आपका बी सही है। जब बी सही हो गया तो बाकी हमको सी और डी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो है आपको थोड़ा बहुत वर्डों का ज्ञान होना चाहिए ताकि आप आसानी से जो है उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि देयर आर 5 पर्सन राम, केशव, ललित, पवन एंड प्रभात। ललित इज ओल्डर देन पवन बट नॉट यंगर देन केशव। ओके, राम इज ओल्डर देन केशव बट यंगर देन पवन। हु इज द एल्डेस्ट। 5 व्यक्ति हैं, राम, केशव, ललित, पवन और प्रभात। ललित पवन से बड़ा है लेकिन केशव से छोटा नहीं है। राम केशव से बड़ा है लेकिन पवन से छोटा है। सबसे बड़ा कौन है। ललित है, प्रभात है, राम है। कैन नॉट बी डिटरमाइन। आपने कहा बहुत सिंपल, ये क्वेश्चन आपका रैंकिंग टेस्ट से। अब यहां पर देखो जैसा कह रहा है वैसा डायग्राम बना लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि 5 व्यक्ति हैं, कौन कौन है। राम है, केशव है, ललित है, पवन है और प्रभात है। सबसे बड़ा कौन है ये आपको बताना है। तो जिसको हम ऊपर रखेंगे वो बड़ा, जो छोटा होगा उसको हम नीचे रखेंगे। क्लियर। अब देखो कह रहा है कि ललित पवन से बड़ा है। ललित इज ओल्डर देन पवन। तो ललित को हमने यहां पे रख दिया। ललित पवन से बड़ा है, तो ललित को ऊपर, पवन को नीचे, ठीक है ना। बट नॉट यंगर देन केशव। तो ललित पवन से तो बड़ा है लेकिन केशव से छोटा नहीं है। केशव से छोटा नहीं है। तो केशव से छोटा नहीं है तो केशव के बराबर हो सकता है, केशव से बड़ा हो सकता है। बिल्कुल सही बात है ना भाई। केशव से छोटा नहीं है अर्थात केशव इसके ऊपर तो नहीं बैठेगा, केशव इसके बराबर हो सकता है, केशव इससे छोटा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन केशव से यह छोटा नहीं है, मतलब केशव इसके बराबर का है या तो इससे छोटा है। क्लियर। दूसरी बात आगे जरा देखते हैं क्या है। राम केशव से बड़ा है। इसको अलग से बना लेते हैं। राम को ऊपर बना देते हैं, केशव को नीचे रखते हैं। राम केशव से बड़ा है, ठीक है ना। राम इज ओल्डर देन केशव, लेकिन पवन से छोटा है। राम जो है, राम केशव से बड़ा है लेकिन पवन से छोटा है। तो पवन जो है वह राम के ऊपर आ जाएगा। पवन राम के ऊपर आएगा। पवन के ऊपर कौन आ जाएगा। ललित। पवन के ऊपर कौन आ जाएगा। ललित। यही तो बनेगा। राम इज ओल्डर देन केशव बट नॉट यंगर देन पवन। और देखो पवन से बड़ा कौन है। तो पवन से बड़ा ललित है, ठीक है ना। ललित से जो है, ललित से केशव बड़ा नहीं है, ठीक है। तो ललित से छोटा है, इसके बराबर का होगा। तो अब यहां पर जब दे दिया गया कि राम केशव से बड़ा है और राम पवन से छोटा है, तो राम जो है ललित से भी छोटा होगा। अब देखो आगे अब यहां पूछा सबसे बड़ा कौन है। अभी एक बंदा तो रह गया, प्रभात। अब प्रभात के बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी गई पूरे क्वेश्चन में। प्रभात के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। जब जानकारी नहीं दी गई तो हम अपने से कुछ भी नहीं कह सकते। तो डेटा एक ऐसा है पर्याप्त हम नहीं निकाल सकते। क्यों। क्योंकि प्रभात के बारे में जानकारी नहीं दी गई। अब ये चारों का तो ठीक है, लेकिन अब प्रभात कहां आएगा। सबसे ऊपर आएगा, सबसे नीचे आएगा। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा। कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्योंकि प्रभात के बारे में कोई भी डेटा आपको दिया ही नहीं गया, ठीक है ना। जो 5वां व्यक्ति प्रभात है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा। कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से रीजनिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।